नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पीसीएस ज्ञान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, भारतीय संविधान से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों की ये महत्वपूर्ण श्रृंखला चल रही है। इसके पहले हमने 3 टॉपिक कवर किया है, जिसमें प्रस्तावना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकते हैं उसको हमने किया हुआ है। तो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक हाई कोर्ट का, हाई कोर्ट से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी वीडियो को पूरा देखें। अगर आप चैनल पे आए हैं तो वीडियो पूरा देखें और आपको अंत में पता चलेगा कि कितने अच्छे प्रश्न आपके लिए बनाए गए हैं और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। और इसके पहले जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें ऐसे प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो आप सभी वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। और अगर अंत में आपको जो प्रश्नों का लेवल है अच्छा लगता है तो आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आपका एक क्लिक हमारे लिए मोटिवेशन का काम कर सकता है दोस्तों, और हमें मेहनत करने के लिए और प्रेरित करेगा। ठीक है, तो आज का जो पहला प्रश्न है हम उसको शुरू करते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालयों के गठन और शक्तियों का उल्लेख किया गया। दोस्तों, ऑप्शंस हमारे सामने हैं, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद विचार करें और 5 सेकंड के बाद आप अपना, कहीं अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो एक पेज लें, उसमें आप पहले आंसर अपना लिख लें। उसके बाद जो मेरी तरफ से आंसर बताया जाएगा आप उसको मैच कराएं। अगर आपका पॉजिटिव है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं है तो आप प्रश्नों को सीख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, भाग 6 और अनुच्छेद 214 से लेकर के 231 तक में उच्च न्यायालय के गठन और शक्तियों का उल्लेख किया गया है। दोस्तों, भाग 6 इसलिए है क्योंकि भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। और ध्यान रखिए, भाग 5 है संघ के बारे में। ठीक है, और जो भाग हमारा 6 है उसमें आर्टिकल 152 से लेकर के और आर्टिकल 237 तक में संघ के बारे में बताया गया है। ठीक है, आर्टिकल 152 से लेकर के आर्टिकल 237 तक में राज्य के बारे में बताया गया है, राज्य के बारे में बताया गया है और भाग 6 में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न के संदर्भ में सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, राज्य के राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। वन लाइनर प्रश्न है, लेकिन इसमें एग्ज़ाम टाइम में, एग्ज़ाम हॉल में कन्फ्यूज़न बहुत होता है कि कौन कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों दूसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है। 60 वर्ष है, 62 वर्ष है, 65 वर्ष है या 58 वर्ष है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो तीसरा प्रश्न है उसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, 62 वर्ष। 62 वर्ष उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की रिटायरमेंट की एज है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही। इसमें आपको कन्फ्यूज़न बहुत होता है, लेकिन आप इसमें ध्यान रखेंगे कि 62 ईयर्स जो है ये हाई कोर्ट के जजेस की है और 65 ईयर्स आपका जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनकी होती है दोस्तों सेवानिवृत्ति की आयु। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मद्रास हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट या इलाहाबाद हाई कोर्ट। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, सबसे पहले जो भारत की राजधानी बनी थी वो बनी थी कोलकाता, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा जो प्रशासन किया जाता था उसकी जो देख रेख होती थी वो उस समय प्रमुख शहर था कोलकाता। तो दोस्तों सबसे पहले कोलकाता में 1862 में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो इस हिसाब से भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है, तो कलकत्ता उच्च न्यायालय 1862 में इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों ध्यान रखिएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में भी एक चीज़ बहुत फेमस है कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है दोस्तों, और यहाँ के जो जजेस हैं उनकी संख्या 160 है। 160 वर्तमान समय में 160 हाई कोर्ट के जजेस हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और ये भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। तो दोस्तों इसमें याद करने वाली बात नहीं है
कि बहुत ज़्यादा कठिन है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस स्टेट की है, तो वो है उत्तर प्रदेश की। तो भाई सबसे ज़्यादा जहाँ लोग रहेंगे तो मुकदमे भी वहीं सबसे ज़्यादा होंगे, तो इसीलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट हमारा सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो चौथे का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। ठीक। पांचवा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी गई है। देखिए, ये प्रश्न हमारा जो तीसरा था, ये दूसरा प्रश्न बन सकता है। ठीक है, और ये हमारा जो पांचवा प्रश्न है, इसमें भी दूसरा प्रश्न पूछा गया, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसमें संविधान संशोधन पूछा गया कि भैया किस संविधान संशोधन के तहत जो आयु पहले 60 वर्ष थी वो अब 62 वर्ष हो चुकी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 42वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, 15वां संविधान संशोधन या 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा कि 15वें संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हुआ था, उसके तहत जो एज 60 वर्ष थी उसको बढ़ा करके 62 ईयर कर दिया गया था। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनके रिटायरमेंट की एज 62 ईयर्स, ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और ये और ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो 15वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि मूलभूत अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स के प्रवर्तन के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट, उत्प्रेषण आदेश जारी कर सकता है। छठा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। मूलभूत अधिकार, इसके पहले वाले में जब हमने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो सेशन है वो किया हुआ था, उसमें भी हमने, दोस्तों अगर आप इस चैनल से जुड़ते हैं तो आपको कम समय में, मतलब जो आप रील्स वगैरह या दाएं बाएं जो भी वीडियोस देखते हैं, उससे अच्छा है कि अगर आप दिन भर में 15 से 20 मिनट का समय अगर आप इस चैनल को देते हैं तो आपको अच्छे प्रश्न तैयार होंगे, अच्छे टॉपिक जो है वो तैयार होंगे और आपके एग्ज़ाम के लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मूलभूत अधिकारों की बात हो रही है तो ऑप्शन है आर्टिकल 32, आर्टिकल 2024, आर्टिकल 2026 एंड आर्टिकल 215। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बात हो रही हाई कोर्ट की। ठीक है, तो हाई कोर्ट का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 226 के तहत मूलभूत अधिकारों के प्रवर्तन के लिए हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 के तहत उत्प्रेषण आदेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 32 के तहत कौन है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट है और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी ध्यान दें, वीडियो को पूरा देखें और प्रश्न अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। ऑप्शंस हैं हमारे सामने, मद्रास उच्च न्यायालय, गुवाहाटी उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय। दोस्तों 1 मिनट मैं आपसे चाहूँगा इस प्रश्न के लिए। देखिए, कुछ चीज़ें आपकी तब आसान हो जाती हैं जब आपको ज्योग्राफी का मैप बहुत अच्छे से तैयार हो। ठीक है, कि देखिए ये हमारा है प्यारा भारत। देखिए मद्रास हमारा कहाँ जाता है, मद्रास यहाँ जाता है, गुवाहाटी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कोलकाता हमारा यहाँ है और बॉम्बे यहाँ है। ठीक है, बॉम्बे यहाँ है हमारा। तो दोस्तों अगर आपको ज्योग्राफी भी तैयार है तो आप बॉम्बे को तुरंत कैंसिल कर दें कि बॉम्बे अंडमान निकोबार यहाँ है। ठीक है, तो बॉम्बे मतलब अंडमान निकोबार के आदमी बॉम्बे कैसे जा सकते हैं, तो यहाँ पे बॉम्बे कैंसिल हो जाएगा। गुवाहाटी भी दूर हो गया। ठीक है, मद्रास हाई कोर्ट और कोलकाता, तो कोलकाता हाई कोर्ट दोस्तों। ठीक है, जो 7वें का हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन सी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है, तो कोलकाता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है। तो ज्योग्राफी में अगर आप इंडिया के मैप को बहुत अच्छे से समझते हैं तो आपके पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस आपसे यहाँ से ही सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो 7वें का सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। और अगर आपको ये बताने का तरीका मेरा अच्छा लगा हो दोस्तों तो अंत में आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है और अब आपको और अच्छे प्रश्न मिलने वाले, थोड़ा सा टफ है तो प्रश्न को ध्यान दीजिएगा। देखिए ऐसे प्रश्न में हमने आपको पिछले 3 वीडियो में बताया है कि एक चीज़ का ध्यान हमेशा रखना है कि जब कथन के प्रश्न हो तो सबसे पहले हमें अंत में जाना है और देख लेना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे सत्य पूछ रहा है। तो प्रश्न को हम ध्यान से पढ़ते हैं। पहला है
कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान है। ठीक है। दूसरा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। वेरी गुड। और अगला है कि हटाने का प्रस्ताव केवल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति द्वारा आदेश दिया जाता है। दोस्तों ऑप्शंस हैं हमारे सामने, केवल एक सही है, केवल एक दो सही है, केवल दो और तीन सही है, एक और दो और तीन तीनों सही है। तो दोस्तों प्रश्न को ध्यान से पढ़ें, थोड़ा सा विचार करें, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का। उसके बाद आप अपने आंसर को एक पेपर में साइड में रखें और फिर मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस आंसर से मैच करें, देखें सही हो रहा है कि नहीं। ठीक है। तो दोस्तों 8वें का सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, ऑप्शन डी कि 1, 2 और 3 तीनों सही। इसमें तीनों बात जो कही जा रही दोस्तों वो तीनों सही हैं। ठीक है। तो 8वें का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से, राज्य की आकस्मिकता निधि से या भारत की आकस्मिकता निधि से। ठीक है। तो दोस्तों 9वें का सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। एक यहाँ पे एक ट्रिक और है, देखिए जो उच्च न्यायालय का जो हाई कोर्ट का जज होता है दोस्तों, ठीक है, जजेस होते हैं, उनको वेतन और भत्ते, ठीक है, जब तक वो काम करते रहते हैं तो उनको राज्य सरकार का वो काम कर रहे हैं। ठीक है। मतलब ये आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी वो किसी सरकार के लिए काम नहीं करती, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। मैं बता रहा हूँ आपसे कि राज्य सरकार क्या होती है, इनके वेतन और भत्ते का वहन करती है। लेकिन जब ये रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि जब ये रिटायर हो जाते हैं तो इनका ध्यान कौन देता है, भारत की संचित निधि से इनको पेंशन दी जाती है। भारत की संचित निधि से इनको पेंशन दी जाती है। ठीक है, पेंशन दी जाती है दोस्तों। तो इस प्रश्न का सार ये तो था ही, लेकिन ये भी सही है कि भारत की संचित निधि से हाई कोर्ट के जजेस को पेंशन दी जाती है। ठीक है। तो 9वें का सही उत्तर हमारा बी हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में परमादेश मैंडमस रिट जारी करने की शक्ति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार आता है। पहला है केवल मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है केवल संवैधानिक और सांविधिक अधिकार, सी है केवल मौलिक और सांविधिक अधिकार, और डी है मौलिक, संवैधानिक और सांविधिक कानूनी सभी अधिकार। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा 10वें का हमारा सही उत्तर, देखिए इसमें हाई कोर्ट के संबंध में पूछ रहा है। ठीक है। तो हाई कोर्ट के संदर्भ में आर्टिकल 226 के तहत ये सब किया जाता है, जो भी रिट जारी की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मौलिक, संवैधानिक और सांविधिक कानूनी सभी अधिकार, ये ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के संदर्भ में ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, और ये आर्टिकल 226 के तहत किया जाता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट का अधिकार वो सीमित है, और रिट जारी करने के मामले में उच्च न्यायालय को ज़्यादा अधिकार मिला है और सुप्रीम कोर्ट को कम अधिकार मिला है। जैसे सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकार से संबंधित, ठीक है, मौलिक अधिकार से संबंधित रिट जारी करने का अधिकार मिला है आर्टिकल 32 के तहत। देखिए ये केवल बात हो गई सुप्रीम कोर्ट की, लेकिन यहाँ पे विशेषता क्या है, उच्च न्यायालय को मौलिक भी मिला है, संवैधानिक भी मिला है और सांविधिक अधिकार भी मिला है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है। तो ये हमारा विशेष अंतर हो गया उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में से। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए कार्यरत है। ऑप्शन ए इलाहाबाद उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, गुजरात उच्च न्यायालय और बम्बई उच्च न्यायालय। दोस्तों 11वें का सही उत्तर क्या हो सकता है, आप स्वयं में विचार करें, उसके बाद बताइए। देखिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय अपने आप में इतना बड़ा स्टेट को देख रहा है, तो इसके लिए और किसी राज्य को देखना वर्तमान समय में वो उचित नहीं होता है, तो इलाहाबाद तो नहीं होगा। दिल्ली उच्च न्यायालय कैपिटल है, तो ये भी नहीं, क्योंकि आसपास में जो भी राज्य हैं उनके पास हाई कोर्ट है। गुजरात उच्च न्यायालय भी नहीं है, तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। 11वें का ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बम्बई उच्च न्यायालय। अब हम देख लेते हैं एक से अधिक राज्य तो देख रहे हैं या केंद्र शासित प्रदेश देख रहे हैं, लेकिन हैं कौन कौन से।
तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, ओके, गोवा, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली और दमन दीव। ठीक है, तो इन सभी को कौन देख रहा है? बॉम्बे हाई कोर्ट देख रहा है। और अगर आप मैप से आप देखना चाहेंगे, ओके, मैप से अगर आप देखना चाहेंगे तो बॉम्बे अगर यहाँ पे है, थोड़ा सा गलती हो सकती है मैप्स में समझाने में, तो गोवा यहाँ पे है और दमन दीव दादरा नगर हवेली दोस्तों यहीं पे है। तो ये सारा यहीं पे आके अपना केस वगैरह सभी देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12वां प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप सभी एक बार बेस्ट विशेष के रूप में आप कमेंट बॉक्स में जो है आप अपनी राय दे सकते हैं। और अगर प्रश्न का लेवल और बढ़ाना हो या प्रश्नों की संख्या बढ़ानी हो तो आप सभी उसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी है संबंधित राज्य का राज्यपाल, या ऑप्शन डी है संसद। देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की बात कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों 12वें का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा कि संसद ही यह कर सकती है कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को बढ़ा सकती है या घटा सकती है। देखिए, उसमें राष्ट्रपति का कोई योगदान नहीं होता, भारत के मुख्य न्यायाधीश का भी कोई योगदान नहीं होता है और संबंधित राज्य के राज्यपाल का भी कोई स्थान नहीं होता है। तो 12वें का सही उत्तर हमारा डी हो जाएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र को बढ़ाने या घटाने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है और मैप को ऐड किया गया इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और आपको इसके माध्यम से भी पॉलिटी के प्रश्न आपके सही हो सकते हैं। देखिए, 13वां प्रश्न है कि लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है? ठीक है, बम्बई उच्च न्यायालय, मद्रास उच्च न्यायालय, केरल उच्च न्यायालय और कर्नाटक उच्च न्यायालय। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, 13वें का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, केरल उच्च न्यायालय। अब हमने मैप को किस लिए ऐड किया है तो मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए, जब हम बंगाल की बात कर रहे थे, कोलकाता उच्च न्यायालय तो अंडमान निकोबार के जो मुकदमे होते हैं उसको देखता है। ठीक है, अब केरल की बात हो रही है, यहाँ पे केरल उच्च न्यायालय तो भैया कवरती जो लक्षद्वीप है वो इसी के नियर बाई में है, मतलब दूरी तो 200 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी है, लेकिन आप देखेंगे तो केरल का क्षेत्र ये है पूरा, तो केरल इसके आसपास है। तो लोग यहाँ कर्नाटका, महाराष्ट्र या और कहीं नहीं जाएंगे, ये आएंगे केरल अपने वाद को देखने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए अगर मैप को भी आप थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो आपका यहाँ से काम हो जाएगा। तो केरल उच्च न्यायालय हमारा 13वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न कि एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? इसमें क्या है, योग्यता आवश्यक होती है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें जो आपको नीचे उत्तर दिए गए हैं, मतलब ऑप्शंस दिए गए हैं, उसमें कौन सा नहीं है ये बताना है। देखिए, वह भारत का नागरिक हो, बहुत बढ़िया। बी है उससे भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। ठीक है, सी है कि वह किसी उच्च न्यायालय या लगातार 2 या अधिक उच्च न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, या डी है कि वह राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित न्यायविद, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट रहा हो। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन ए भी हमारा सही है कि योग्यता के लिए ये जरूरी होता है, बी भी सही है, ये भी सही है, और सी भी सही है, ये भी सही है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित जो न्यायविद होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज बनना हो तब ये वाली जो विकल्प दिया गया ये सही होगा, लेकिन यहाँ पे उच्च न्यायालय की बात हो रही है और तो हाई कोर्ट में ये चीज़ जरूरी नहीं है, इसको आप काट दीजिए। तो लेकिन हमारा इस प्रश्न के संदर्भ में ये सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा सही। कौन सा योग्यता आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन डी हमारी योग्यता आवश्यक नहीं है, बाकी तीनों आवश्यकता है। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहेंगे कि जन्म से भारत का नागरिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक हो, बस भारत का नागरिक होना चाहिए बस। ठीक है, जन्म से होने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इस बात को भी आप सभी ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को 2 या 2 से अधिक राज्यों या 2
राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार देता है। ऑप्शन हमारे सामने आर्टिकल 214, आर्टिकल 226, आर्टिकल 231 और आर्टिकल 217। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न के संदर्भ में हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ओके, देखिए आर्टिकल 231 में ये कहा गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों या दो या और एक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना करने का अधिकार संसद के पास है। ध्यान रखिएगा, इसमें राज्य का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न था हाई कोर्ट से संबंधित दोस्तों। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए, क्लास को पूरा देखने के लिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो यकीनन ऐसे प्रश्नों के लिए बहुत मेहनत की गई है, तो आपका एक क्लिक सब्सक्राइब बटन में बहुत ही मोटिवेशन का काम करेगा हमारे लिए और हमारे पूरे टीम के लिए। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, आप सभी मेहनत करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, खूब पढ़ाई करिए दोस्तों। ठीक है, नमस्कार।